हेलो स्टूडेंट्स, स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज मतलब फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो आप देखेंगे आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी, क्योंकि इससे पहले की तमाम इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इससे पहले की वीडियो में दी गई है। आज हम पढ़ेंगे फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। इससे पहले हमने आपको इससे पहले की वीडियो में यंग का द्विझिरी प्रयोग बताया है, जिसमें सविस्तार जानकारी दी गई है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग का की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार से उसका एक्सपेरिमेंट देखा गया था, किस प्रकार से ये घटना देखी गई थी, किस प्रकार ये प्रयोग किया गया था। और उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं इसके आधार पर जो वैज्ञानिक यंग के द्वारा बताया गया फ्रिंज का नाम दिया गया पट्टियों का, उन पट्टियों की चौड़ाई कितनी होती है, उसकी रेखीय स्थिति कितनी होती है, इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखा हमने। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए हम थोड़ा सा इससे पहले की जो टॉपिक आपको बताई गई है उस पर प्रकाश डालते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमारी टॉपिक थी या हमारा शीर्षक था फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो इस प्रकार से एक चित्र बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा चित्र पर। ये यंग के व्यवस्था के अनुसार बनाया जाता है। ये एस एक रेखा छिद्र होता है पहले पर्दे पर, पर्दा P। इसके बाद इससे अल्प दूरी पर एक और पर्दा होता है जिसमें दो रेखा छिद्र होते हैं, जिसमें दो रेखा छिद्र होते हैं जिनको हम S1 और S2 के नाम से जानते हैं। S1 व S2 के नाम से जानते हैं। और व्यवस्था की स्थिति ऐसी होती है कि S1 से S की दूरी और S2 से S की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक हम और तीसरा पर्दा बनाते हैं। ये पर्दा P है, इसको Q और इसको हम R मानते हैं। ये तीन पर्दे हो गए। इसको हम कहते हैं मुख्य प्रकाश स्रोत या झिर्री S, और इसको S1, इसको S2 कहते हैं। आपको बताया गया था जब इस मुख्य प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलकर आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इन्हीं प्रकाश तरंगों से उत्पन्न जो तरंगाग्र होते हैं या तरंगिकाएं होती हैं, उन तरंगिकाओं से S1 और S2 प्रकाशित होते हैं और अपने आगे के लिए नए प्रकाश स्रोत का या तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब इस तरंग स्रोत से नई नई तरंगिकाएं निकलती हैं और यंग के अनुसार बताया गया कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मानी जाए, कैपिटल D मानी जाए। अब क्या है कि इन दोनों के बीच S1 व S2 से निकलने वाली तरंगें क्या करती हैं, अध्यारोपित होती हैं, व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण से पूरे पर्दे पर चमकीली पट्टी, काली पट्टी, चमकीली पट्टी, काली पट्टी क्रमवार पाई जाती है। अब उसमें वैज्ञानिक यंग ने माना था कि अगर इसको हम मूल बिंदु O मान लें, यहाँ पर एक बिंदु C माना गया, मूल बिंदु O से माना गया कि सपोज दैट हम मानते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P कितनी दूरी पर है, ये है यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट इसे XM दूरी पर। कहाँ से, O से P तक की दूरी XM मतलब फ्रिंज की स्थिति है वो। और बिंदु P तक S1 से जाने वाली तरंग की स्थिति को और S2 से जाने वाली तरंग की स्थिति को ऐसे मिलाया गया था। S1 से P तक जाने के लिए तरंग ने जो पथ तय किया उसे S1P कहते हैं, और S2 से P तक जाने में तरंग ने जो दूरी तय की उसको हम क्या कहते हैं, S2P कहते हैं। अब देखिए आगे इस मूल बिंदु को यहाँ से मिला। अच्छा, एक चीज और बताएं हम आपको कि ऊपर वाली रेखा छोटी है, नीचे वाली रेखा बड़ी है। दोनों रेखाओं को बराबर करने के लिए हम ऊपर वाली रेखा के बराबर नीचे वाली रेखा को माप कर एक लंब डाल देते हैं, और ये लंब जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम M मानते हैं। और ये जो आपको मिलता है S2M, ये होता है पथांतर। और ये S1P और MP दोनों हो जाता है आपस में बराबर।
इस मूल बिंदु को हम इस बिंदु P से मिलाते हैं, और जब मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है थीटा, यहाँ भी एक कोण बनता है थीटा। तो आई होप इस प्रकार से चित्र इससे पहले बताया गया था, आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप वहां जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए, ये जो दूरी है मतलब कि द्विरेखा छिद्र और फ्रिंज पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी ली गई है। मूल बिंदु से बिंदु P पर उत्पन्न फ्रिंज की स्थिति को xm लिया गया है। जब इसका डेरिवेशन किया गया था तो हमको मिला था क्या, मिला था S2m, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पथांतर। बराबर कितना मिला था, मिला था x स्मॉल d अपान कैपिटल D। कितना मिला था, x स्मॉल d अपान कैपिटल D मिला था। अब x स्मॉल d अपान कैपिटल D के बाद आपने इसको और डेरिवेट किया तो आपको मिला था दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति xm इक्वल टू क्या मिली थी, m d लैम्डा अपान स्मॉल d, ये मिला था। उसके बाद आदीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसके लिए आपको फार्मूला मिला था xm इक्वल टू m-1/2 इंटू d लैम्डा अपान स्मॉल d। ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति है जिसको हम दीप्त फ्रिंज की रेखीय स्थिति कहते हैं। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है जिसको हम आदीप्त फ्रिंज की रेखीय स्थिति कहते हैं। और उसके बाद हमने प्राप्त किया था फ्रिंज की चौड़ाई, ये हमको W से व्यक्त करना होता है, और W बराबर हमको मिला था कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। ये दीप्त फ्रिंज हो या अदीप्त फ्रिंज हो, दोनों की चौड़ाई एक ही होती है। वैज्ञानिक यंग के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि जो क्रमवार पट्टियां प्राप्त होती हैं उन्हीं को फ्रिंज कहेंगे, और ये क्रमवार पट्टियां जो होती हैं सबकी चौड़ाई, जो सबकी विड्थ होती है, सब आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। और वही हमको W बराबर कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d मिला था। तो आई होप इतनी चीज आपको इससे पहले बताई गई थी और हमने आपको फिर से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आज के न्यू टॉपिक पर चलते हैं, जो आज की हमारी टॉपिक है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। देखिए, ये फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई है जिसको हम फ्रिंज की चौड़ाई के नाम से जानते हैं, W बराबर D लैम्डा अपान स्मॉल d। ये रेखीय चौड़ाई है। लेकिन अगर हमें आपसे कह दिया जाए कि कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है, तब के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोणीय चौड़ाई की अलग स्थिति होगी। सबसे पहले हम कोणीय स्थिति पता करेंगे। कोणीय स्थिति इस चित्र से देखिए। कोणीय स्थिति का मतलब क्या है कि जिस फ्रिंज को आप बेस मान रहे हो, किस फ्रिंज को आप बेस मान रहे हो, बिंदु P पर जो फ्रिंज बन रही है उसको आप बेस मान रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग तो हल किया जा रहा है। अगर बिंदु P के फ्रिंज को आप बेस मान रहे हैं तो बिंदु P पर बनी हुई फ्रिंज इन दोनों रेखा छिद्रों के मध्य बिंदु पर कितने अंश का कोण बना रही है, थीटा अंश का कोण बना रही है। और ये जो थीटा अंश का कोण है, यही तो मूल अवस्था से उसकी कोणीय स्थिति कहलाएगी। मतलब इसको हम थीटा या थीटा m भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो टॉपिक है अगली जिसको हम पढ़ेंगे वो है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। ये हमारी टॉपिक है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज।
एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई। अब देखिए यहाँ आपको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे, हम चित्र को देखेंगे और लिखेंगे चित्रानुसार, डायरेक्ट चित्रानुसार। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, हालांकि पूछा तो नहीं जाता लेकिन अगर पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो उसके लिए आपको कैसे हल करना होगा ये हम आपको बता रहे हैं। आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के बाद ये तो आपकी हेडिंग ही है कि फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई, उसके बाद ये चित्र बनेगा और चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज COP, त्रिभुज COP में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज COP में यदि आप हल करें तो आपको क्या मिलेगा, थीटा बराबर, थीटा का मान अगर आपको लिखना है तो कैसे आप हल कर सकते हैं। थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ से, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा थीटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। त्रिभुज COP में लंब आपका क्या है, ये, इसको हम क्या कहते हैं XM, और ये आधार जो आपका D है तो ये हो जाएगा आपका XM अपान कैपिटल D। अब एक शर्त लिखेंगे हम, यदि थीटा अति सूक्ष्म हो, थीटा अति सूक्ष्म हो तो, थीटा अति सूक्ष्म हो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा tan थीटा बराबर थीटा लगभग। हम जानते हैं कि जब कोण का मान बहुत छोटा होता है तो उसको अनुपात में ना मापकर रेडियन में मापा जाता है, तो रेडियन का जो मान होता है वो अनुपात के मान के लगभग बराबर होता है। ये शर्त मान ली गई, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसलिए थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, XM अपान D, ये आपको एक समीकरण मिल गया है ना। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या थीटा बराबर XM अपान D है तो यहाँ थीटा M बराबर XM अपान D लिख सकते हैं, मतलब MME के लिए, MME के लिए इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे प्राप्त समीकरण, प्राप्त समीकरण को फ्रिंज की कोणीय स्थिति है, फ्रिंज के कोणीय स्थिति का मानक समीकरण है। प्राप्त समीकरण फ्रिंज के कोणीय स्थिति का मानक समीकरण है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो सकता है और अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो सकता है। ये तो एक मानक मिला है ना। अभी हमने क्या किया, ये हमारी टॉपिक है। टॉपिक के बाद हम ये यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग के अकॉर्डिंग एक चित्र बनाते हैं और उसी चित्र के आधार पर क्या करते हैं, चित्र को देखकर त्रिभुज COP लेते हैं। हमको इस थीटा का मान ज्ञात करना है क्योंकि कोणीय स्थिति ज्ञात करेंगे उसके बाद ही हमको कोणीय चौड़ाई मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा दिमाग गया, चलते हैं कोणीय स्थिति ज्ञात करते हैं। तो कोणीय स्थिति ज्ञात करने का मतलब हुआ थीटा ज्ञात करना पड़ेगा। अब थीटा ज्ञात करने के लिए ये ध्यान देना है कि थीटा है कहाँ। तो थीटा हम बड़े वाले, हालांकि छोटे वाले त्रिभुज में भी थीटा है, वहां से भी हल करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, लेकिन छोटे वाले त्रिभुज से थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। बड़े वाले त्रिभुज से थोड़ा सा आसानी से हल हो जाएगा और सिंपल भी है। देखिए क्या है, अब हमने क्या देखा कि थीटा कहाँ है, त्रिभुज में है। किस वाले त्रिभुज में है, COP में है। तो जब त्रिभुज COP में है तो हमने लिखा चित्रानुसार त्रिभुज COP में क्या, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान XM, आधार का मान D है। अब हम मान लेते हैं यदि थीटा अति सूक्ष्म हो, मतलब ये फैलाव बहुत ज्यादा ना हो, उसके लिए अति सूक्ष्म हो तब के लिए tan थीटा बराबर थीटा लगभग मान लिया जाता है।
अब tan थीटा की जगह पे हम केवल थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ये हो जाएगा एक्सएम अपान डी। अब थीटा को थीटा एम भी लिखा जा सकता है एमवी स्थिति के लिए, तो थीटा एम इक्वल टू हो जाएगा एक्सएम अपान डी। अब ये हमको एक फार्मूला मिला, एक सूत्र मिला, एक समीकरण मिला। इस समीकरण को क्या कहते हैं? प्राप्त समीकरण फ्रिंज के कोणीय स्थिति का मानक समीकरण है। जो प्राप्त समीकरण है ये फ्रिंज की कोणीय स्थिति का मानक समीकरण है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं कि यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज हो तब के लिए क्या होगा। तो चलिए देखिए, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज हो यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज हो तो हमको क्या मिलेगा? तो आपको पता है एक्स एम बराबर क्या मिला है आपको, अभी इससे पहले हमने आपको बताया एक्स एम बराबर मिला है एम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, मिला ना। एक्स एम बराबर डी एक्स एम इक्वल टू एम इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति होती है एक्स एम बराबर। इसलिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए थीटा एम इक्वल टू एक्स एम, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एम इंटू 1 अपान कैपिटल डी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यही तो मानक है ना, इसी मानक के आधार पर हम हल करेंगे। अब हमको ये मानक मिलता है, एक्सएम जो है वो स्थिति मिलती है फ्रिंज की। बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज है हमको पता नहीं है, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज हो, तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज होना मतलब एक्सएम बराबर एम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो ये देखिए थीटा एम इक्वल टू एक्स एम अपान डी है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स एम इंटू 1 अपान डी। अब एक्स एम का मान हो जाएगा एम डी लैम्डा अपान स्मॉल डी इंटू 1 बाई कैपिटल डी। देखिए कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा यहाँ एम लैम्डा अपान कितना स्मॉल डी। देखिए ये ऊपर एम बचा, लैम्डा 1 से गुणा करेंगे आपका 1 ही आएगा, नीचे स्मॉल डी बचा है। मतलब आपको मिला थीटा एम इक्वल टू एम लैम्डा अपान कितना स्मॉल डी। इसको आप अंडरलाइन करेंगे और आप इसको लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति है। प्राप्त समीकरण दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति है। अब आगे देखिए, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अतः m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज, क्या मिलेगा आपको? दीप्त फ्रिंज, अगर इसको ज्ञात करते हैं x यहाँ पे m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज, क्योंकि mवीं तो आपको ये मिल जाएगी। m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज क्यों ज्ञात किया जा रहा है? दिमाग लगाइए, क्यों ज्ञात किया जा रहा है भाई? इसलिए ज्ञात किया जा रहा है क्योंकि हमको कोणीय चौड़ाई चाहिए, और कोणीय चौड़ाई के लिए आपको पता है इससे पहले जब बताया गया था तो क्रमागत दो फ्रिंजों के बीच की जो स्थितियां होती हैं उनको अंतर करने के बाद चौड़ाई मिलती है, वो चाहे रेखीय हो चाहे कोणीय हो। अगर रेखीय होगी तो रेखीय स्थितियों का अंतर करेंगे, अगर कोणीय होगी तो कोणीय स्थितियों का अंतर करेंगे। तो यहाँ कोणीय है तो m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज, m के लिए अगर आप लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं के लिए क्या मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। यहां लिख सकते हैं थीटा m प्लस 1 इक्वल टू, जहां m है वहां हो जाएगा m प्लस 1 इंटू लैम्डा अपान स्मॉल डी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अब इतना मिल गया आपको। इसके बाद आप आगे क्या लिख सकते हैं, नई लाइन से लिखेंगे अतः फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को अगर हम थीटा मान लें तो थीटा मतलब वही चौड़ाई, फिर हम बता रहे हैं चौड़ाई का मतलब क्रमागत दो स्थितियों के बीच की दूरी या अंतर। तो क्रमागत दो स्थितियां अगर देखी जाए, किसी भी चीज का क्रमागत हो, क्रमागत में मतलब अग्रसर होना, किसी क्रम में आगे बढ़ना ही तो क्रमागत कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो पीछे वाला होगा वो छोटा होगा, जो आगे वाला होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ देखिएगा ये जो आपको थीटा एम मिला है, थीटा एम इक्वल टू एम लैम्डा अपान स्मॉल डी। ये मान लीजिए अगर चौथी है सपोज दैट, तो नीचे 4-1 मतलब 5वीं होगी। तो 5वीं जो होगी उसका फैलाव थोड़ा और दूर होगा, चौथी का फैलाव थोड़ा नजदीक होगा। तो दूर कौन है, दूर आपका m+1 है, मतलब अधिक मान जो मिलेगा वो दूसरे वाले का है और छोटा वाला जो मान मिलेगा वो पहले वाले का है, और दोनों क्रमागत हैं। तो क्रमागत की स्थितियां अगर हम घटा दें तो हमको चौड़ाई मिल जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा मान लिया जाए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा m+1 माइनस थीटा m। अब थीटा m+1 जो आपको मिला है वो रख दीजिए। थीटा m+1 कितना मिला है, मिला है m+1 इंटू लैम्डा अपान स्मॉल डी। उसके बाद माइनस m लैम्डा अपान स्मॉल डी। देखिए दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में लैम्डा अपान स्मॉल डी कॉमन है। मिलेगा आपको क्या, m+1 और यहाँ माइनस, ये देखिए माइनस m बचेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, मिलेगा थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान स्मॉल डी। अंदर 1 बचा है, गुणा करेंगे आपको एक ही वही मान मिलेगा, ये मिलेगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, प्राप्त समीकरण फ्रिंज की कोणीय स्थिति है, सॉरी कोणीय चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई है। प्राप्त समीकरण फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है। तो ये आपको कोणीय चौड़ाई मिल गई। अब इसके बाद देखिए ये हमने लिखा है, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, तब के लिए हमने हल किया। तो दीप्त फ्रिंज की स्थिति मिल गई। इसको हम लिख रहे हैं प्राप्त समीकरण दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति है, ये वाला जो समीकरण है। और उसके बाद हम लिखते हैं m+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए, m+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए हमको ये मिलता है। अब ये हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमको चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई कैसे मिलती है, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्रमागत दो स्थितियों का अंतर किया जाता है। तो पहली स्थिति जो मानक में है वो ये है, दूसरी स्थिति उसमें एक जोड़ दिया गया, दूसरी स्थिति मिल गई। दोनों का अंतर यहाँ कर देंगे तो हमको कोणीय चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये हमको इतना मान मिल गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक चीज और हम ही थोड़ा सा समझ लें, यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, तो यदि बिंदु P पर अदीप्त, देखिए बिंदु P पर दीप्त की बात हो गई। अब अदीप्त अगर है, अगर आपसे पूछ लिया अदीप्त है तब क्या होगा,
तो यदि बिंदु P पर आदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो तो आपको पता है एक्स एम बराबर आदीप्त के लिए क्या मिला था, एक्स एम बराबर आपको मिला था m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मिला था। इसलिए आप यहां से थीटा एम बराबर क्या लिख सकते हैं, वही बात भाई एक्स एम इंटू 1/D। अब जब इसको हल करेंगे तो एक्स एम की वैल्यू की बार ये रखी जाएगी, ये हो जाएगा m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी इंटू आपका 1/D है। कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा थीटा एम इक्वल टू, हल करिए, थीटा एम इक्वल टू हो जाएगा m-1/2 इंटू बाहर आपका लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये आपको मिल गया एक समीकरण। अब इसको हम लिख सकते हैं प्राप्त समीकरण आदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति है ना। अब यहां भी वही चीज देखिए, इससे पहले जो बताया गया था यम बराबर, जो दीप्त के लिए यम शुरू होता है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डट डट जाता है दीप्त के लिए, और अदीप्त के लिए 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डट 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 इस प्रकार से। अब अगर आप यहां से भी हल करके ज्ञात करना चाहते हैं थीटा का मान, तो यहां से भी आपको लैम्डा अपान स्मॉल डी ही मिलेगा। आप हल करके चेक करिएगा, देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए थीटा एम बराबर इतना मिल गया। अब आप यहीं से एक लाइन लिख देंगे m+1वीं आदीप्त फ्रिंज के लिए, m+1वीं आदीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ जब हल किया जाएगा तो आपको एक मान प्राप्त होगा। उसके बाद यहाँ आप फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करने के लिए m+1वीं में से थीटा एम में घटा देंगे, घटाने के बाद हल करेंगे, एक वैल्यू आएगी आपकी थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, जिससे ये पता चलता है कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब दोनों समान कोणीय चौड़ाई की होती हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी टॉपिक से जुड़ी एक चीज और आपको हम बता दें कि व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इस व्यतिकरण प्रारूप में जो यहाँ फ्रिंज बन रही है उसकी तीव्रता क्या होगी, ये बता दीजिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक इसी में जान लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये हमारा अगला टॉपिक है व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की तीव्रता। व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की तीव्रता। तो इस टॉपिक को पढ़ने का क्या महत्व है ये हम आपको पहले बता दें। जैसे ध्यान दीजिए, अगर आपसे किसी ने पूछा कि ये जो आपने दिखाया है सिस्टम, इसमें जो फ्रिंज प्राप्त हो रही हैं, इन फ्रिंजों की तीव्रताएं क्या होंगी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो यदि आपको पता होगा तो आप बड़े आसानी से बता ले जाएंगे, यदि नहीं पता होगा तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की बात होगी कि ज्ञान हमारा आधा अधूरा है, हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि व्यतिकरण प्रारूप में जो फ्रिंज प्राप्त होती है उसकी जो तीव्रता होती है, मतलब फ्रिंजों की जो तीव्रताएं होती हैं उनके बारे में भी हमको पता होना आवश्यक है। जब तक नहीं पता होगा तब तक हम जान लीजिए कि आधे अधूरे ज्ञान में है। तो देखिए क्या करना है, इसके लिए आपको हेडिंग डालनी है व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न। अब क्या करना है, आप लिखेंगे यदि यहां से हम लिखेंगे हमें ज्ञात है कि जब I1 व I2 तीव्रता वाली दो तरंगों का व्यतिकरण होता है तो हमको क्या मिलता है, जब I1 व I2 तीव्रता की
दो तरंगों का व्यतिकरण होता है तो हमको मिलता है आई आर, मतलब परिणामी तीव्रता इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos फाई। आई होप ये चीज आपको पता होगी, यदि आपने इससे पहले पढ़ा होगा, इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो। आई आर जो है ये परिणामी तीव्रता है, I1 पहली तरंग की तीव्रता, I2 दूसरे तरंग की तीव्रता, और यहाँ भी वही बात है। और फाई जो है वो दोनों तरंगों के बीच का कलांतर है, तो ये चीज हमको मिलती है। अब आगे क्या देखेंगे हम, आगे देखते हैं कि यंग का जो प्रारूप है, लिखेंगे यंग के प्रयोग में, यंग के प्रयोग में S1 व S2 दोनों प्रकाश स्रोत से या दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रताएं समान होती हैं। अब आप सोचिए कैसे समान होती हैं, क्योंकि S क्या है, मुख्य प्रकाश स्रोत, इससे आगे जो प्रकाश किरणें निकल के जाती हैं तो समान तरंगाग्र की एक स्थिति आपको S1 और S2 पर मिलती है। जब S1 S2 पर समान तरंगाग्र मिलेगा तो उस तरंगाग्र में जितने भी कण होंगे वो एक समान कला में कंपन कर रहे होंगे, और एक समान कला में कंपन कर रहे होंगे तो जब S1 और S2 पर प्रभाव डालेंगे तो समान प्रभाव डालेंगे। इसका मतलब जब उस पार तरंगे जाएंगी, पर्दा Q जो है, पर्दा Q के उस पार जब तरंगे जाएंगी तो उनकी तीव्रताएं कैसी होंगी, समान होंगी, वो समान तीव्रता की होंगी। तो दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रताएं समान होती हैं। इसलिए आपको क्या मिलेगा, इसलिए I1 बराबर I2 बराबर हम I मान सकते हैं। तो क्या हो सकता है, तो आपको आई आर इक्वल टू I1 की जगह पे I, I2 की जगह पे I और प्लस 2 रूट ऑफ I इंटू कास फाई। अब देखिए और हल करिए तो आई आर इक्वल टू ये हो जाएगा 2I और प्लस 2 आई स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा तो आपको मिलेगा I इंटू कास फाई। देखिए दोनों में 2I कॉमन है तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू 2I कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा प्लस कॉस फाई। ये आप अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या मिलता है आपको, चूंकि हमको ज्ञात है कि 1 प्लस कॉस फाई या 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे फाई है तो 1 प्लस कॉस फाई इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ये कोण का अनुपात है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आगे देखिए, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, आई आर इक्वल टू ये जो आपको 2I मिला हुआ है, 2I के बाद 1 प्लस कास फाई है, 1 प्लस कास फाई का मान इतना हो गया तो इंटू 2 कास स्क्वायर फाई बाई 2, ये कोण है। अब आगे देखिए क्या है, आई आर इक्वल टू 2 टू 4I कास स्क्वायर फाई बाई 2, ये आपको एक फार्मूला मिल गया। आप ये 2 से ये 4 ना काट दीजिएगा, ये 2 जो है वो कोण के साथ है, इसका बाहर वाले मान से कोई मतलब नहीं है, ये अपने कोण के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करेगा अपने कोण के साथ करेगा, बाहर वाले मान के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। तो ये आपको मिल गया। अब आगे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो मिल गया मानक है, आई आर इक्वल टू 4I कास स्क्वायर फाई बाई 2। अब ये मानक है, अब यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, पहला पॉइंट दीप्त के लिए
दीप्त के लिए जो फाई होता है वो 2m पाई होता है, जहां m बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 मिलेगा। तो दीप्त के लिए 2m पाई। अब यहां देखिए जब आप इसको हल करते हैं तो क्या मिलेगा, जब इसको आप हल करेंगे 0 रख दीजिए, सपोज दैट आप 0 रख देते हो, सॉरी यहाँ देखिए फाई बराबर 2m पाई है ना। आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, एक बार एक मान लिख के दिखा देते हैं। आई आर इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर, फाई की जगह पे लिखेंगे 2m पाई बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 4i कास स्क्वायर m पाई, कास स्क्वायर m पाई। अब देखिए अगर m का मान आप 0 रख दीजिए, तो 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, अगर m का मान 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 रख देंगे 0, और जब m का मान 0 रखेंगे तो ये आपको पूरा पूरा 0 मिल जाएगा, मतलब कास 0 अंश का मान 1 होता है ना। अच्छा चलिए ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए 1 रख देते हो m का मान, तो m का मान 1 रखने पे यहाँ बचेगा पाई, तो पाई मतलब 180 अंश, कास 180 अंश का मान -1 होता है, लेकिन जब आप स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो +1 हो गए। अब 2 रख देंगे तो 2 पाई मतलब हो गया आपका 360 अंश। अब इसके बाद जब हल करेंगे तो उसका मान कितना होता है, उसके लिए जब आप हल करेंगे तो यहाँ देखिए फिर वही आपका मान मिलेगा, जब आप 180 का 2 गुना करेंगे तो वहां पे मान 0 मिल जाएगा, और 0 का मतलब कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार आपको 0 मिलेगा तो 1 रखेंगे, डायरेक्ट 1 हो गया, और एक बार 180 का गुणज मिलेगा, तो 180 के जितने गुणज मिलेंगे उसका मान आपको -1 मिलेगा। अगर विषम का है तो -1, सम का है तो +0, तो -1 का जब वर्ग हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 4 पाई इंटू 1 हर जगह मिलेगा, मतलब आपको मिल जाएगा आई आर इक्वल टू 4i। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, प्राप्त समीकरण से ज्ञात होता है कि व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक मूल तरंग की तीव्रता की 4 गुनी होती है। ये आपको मिल गई शर्त। यहां देखिए जो आई आर है वो दीप्त फ्रिंज की तीव्रता होगी, और आई जो है एक मूल तरंग की तीव्रता है, और ये 4 गुना मिल रहा है। तो प्राप्त समीकरण से ज्ञात होता है कि व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंज की तीव्रता एक मूल तरंग की तीव्रता का 4 गुना मिलेगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिए दीप्त के लिए तो आपको मिल गया है ना, यहां से आपने लिखा दीप्त फ्रिंज के लिए इतना मान मिल गया। अब आगे देख लीजिए अदीप्त फ्रिंज के लिए। अगला पॉइंट आपका अदीप्त फ्रिंज के लिए। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए जब आप हल करेंगे तब अदीप्त फ्रिंज के लिए आपको पता है फाई इक्वल टू होता है कितना, 2m-1 पाई। फाई इक्वल टू 2m-1 पाई, और जहां m बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 मिलता है ना। अब अगर इतना मान आपको मिलता है तो आई आर इक्वल टू 4i इंटू, देखिए कास स्क्वायर फाई है तो कास स्क्वायर
2m माइनस 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। फाई वाला मान रख दिया गया। अब आगे देखिए क्या है, ये फाई वाला मान रख दिया गया कास स्क्वायर के आगे। अब आप मान लीजिए m का मान 1 रखते हो तो आई आर इज इक्वल टू 4i इंटू कास स्क्वायर ब्रैकेट में 2m, m का मान 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 1 पाई बाई 2, राइट। अब आप ध्यान दीजिए, जब आप इसको हल करेंगे तो आई आर इक्वल टू आपको मिलेगा 4 पाई इंटू क्या मिलता है कास स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1, मतलब कि ऊपर बचेगा पाई, नीचे है 2, तो पाई बाई 2 मतलब 90 अंश। तो ये हो जाएगा आपका आई आर इक्वल टू 4 पाई इंटू कास स्क्वायर 90 अंश। अब कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका आई आर इक्वल टू 0, मतलब पूरी वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण से ज्ञात होता है कि अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता 0 होती है। ये मिल गया। अब अगर आपसे कह दिया जाए इसका चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र के लिए आप देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। अगर इस टॉपिक को चित्र से दिखाना है, व्यतिकरण प्रारूप में फ्रिंजों की तीव्रता के लिए इतना आपने डेरिवेट कर दिया, और अगर आप चित्र से दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे। तो देखिए इसका चित्र कैसे बना सकते हैं आप। ये आपका हो गया x अक्ष, ये y अक्ष। ये जो y अक्ष है इसको आप पर्दा मानिएगा, जिस पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त होती है। उसके लिए जब आप हल करेंगे पूरी ये गणना और इसको दिखाएंगे, तो यहाँ देखिएगा क्या मिलेगा आपको। ये मध्य में जो मिलेगा इसको हम कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज, जो 0 की स्थिति पर होती है। इसके बाद यहाँ पर अदीप्त, फिर दीप्त, सबकी ऊंचाई जो है वो समान रखेंगे, नहीं तो ये सही नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमारी थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो रही होगी तो आप सही समझिएगा, इसको समान ऊंचाई समझिएगा, सबकी ऊंचाई समान होगी। सबकी ऊंचाई, सबकी चौड़ाई लगभग समान रहेगी। अब देखिए यहाँ हो गया आपका 0 और यहाँ पर आपको मिलेगा पाई। जब यहाँ आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, मतलब सम के लिए आपको मैक्सिमम मिलेगा, ये 3 पाई विषम के लिए मिनिमम। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 4 पाई जो कि मैक्सिमम, उसके बाद 5 पाई ये मिनिमम मिलेगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर भी आप माइनस पाई, यहाँ -2 पाई, यहाँ पर आपको -3 पाई, और यहाँ पर आपको -4 पाई, और यहाँ आपको मिल जाएगा -5 पाई। तो इस प्रकार से इसको आप दिखा देंगे। ये केंद्रीय है और ये जो अधिकतम की स्थिति है, मतलब ये जो आपको गर्त दिखाई दे रहे हैं, गर्त ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं यहाँ पर काली पट्टियाँ हैं, और ये जो श्रृंग है वो बताते हैं यहाँ पर चमकीली पट्टियाँ हैं। मतलब ये दीप्त फ्रिंज है और ये जो है आपकी ये अदीप्त फ्रिंज है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते ये कहना चाहते हैं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, यदि आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।